तो ठीक है, कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं अभी। आज जो है छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इसी का चैप्टर का सेंट्रल फोर्स का ही छोटा सा पार्ट है, जिसमें हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ फोर्सेस निकालना। अभी तक क्या था? फोर्स आपको गिवन था, आपको पाथ निकालना था। अभी उल्टा होगा, एक पाथ गिवन होगा, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो उसका टॉपिक का जो नाम है वो है लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या नाम है? लॉ ऑफ फोर्सेस। तो जल्दी से इसको 4 5 6 टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको निपटा लेते हैं। क्या स्लाइड है? हम्म, हाँ ठीक है। तो ये है इसका नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक, लॉ ऑफ द फोर्सेस। तो इसमें क्या होगा, एक पाथ गिवन होगा आपको, और उस आर और थीटा के रिलेशन से, पाथ के रिलेशन से आपको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स। सब ठीक ठाक चल रहा है ऑनलाइन वालों में? हम्म, फोर्स निकालना है। ठीक है। तो इसमें देखो, इसका वर्किंग रूल क्या है, लिखो वर्किंग रूल। आर इज इक्वल फंक्शन ऑफ थीटा विल बी गिवन। ये गिवन होगा आर इस तरीके से। तो क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, रिप्लेस रिप्लेस आर इज इक्वल 1/u एंड find u is equal in terms of function of theta। u is equal जो भी लिखा है in terms of function of theta, इस तरह से u equal function of theta, right? and then and d to u upon d theta 2। तो ये भी कुछ आ जाएगा, फंक्शन ऑफ थीटा। फंक्शन समझते हो, एफ एन मतलब फंक्शन, फंक्शन ऑफ थीटा। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 फाइंड u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा 2, ये वाला u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा 2। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे इक्वेशन नंबर 1 आएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी, ऐसे। तो 1 और 2 को जोड़कर इसकी वैल्यू आ जाएगी बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे। फिर उसके बाद आप जानते हैं ये क्या होता है, नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। देन रिप्लेस u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल सेंट्रल फोर्स F अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ जी। F क्या था? F एच स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट में u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा 2, ऐसा ही तो था। तो अभी आप इसको रिप्लेस करेंगे, और जैसे आप इसे रिप्लेस करेंगे तो इधर राइट साइड में ये सेम इक्वेशन है, और यहां से आपको F और R का रिलेशन निकालना है। देन फाइंड F
इज इक्वल फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर, आर का फंक्शन निकालना है, फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर, यही होगा रूल ऑफ लॉ। यही होगा रूल ऑफ फोर्स, रूल या लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसे काम करना है इसमें। इसके अलग इधर एक स्टार पॉइंट लिखना, स्टार पॉइंट u इज इक्वल 1 बाई आर, या r इज इक्वल 1 अपॉन u रखने के बाद लॉग ले लेना, इजी पड़ेगा, इजी पड़ेगा। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी स्टार पॉइंट बना के साइड में लिख लो। इजी पड़ेगा मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी सॉल्व करने में। जैसे आप यहाँ रखेंगे ना r को 1 अपॉन यू, तो log 1 माइनस लॉग यू इज इक्वल समथिंग, वो फंक्शन थोड़ा टिपिकल सा होगा, उसको आप लॉग लेने के बाद आसानी से सॉल्व कर ले। लिख लो इसे। हाँ जी, तो अब इसके बाद स्टेप 1 2 3 कंप्लीट होने के बाद आपका जो आंसर आएगा फंक्शन, वो आर की टर्म में आएगा, फंक्शन ऑफ आर में आएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके लिए ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस। इसमें क्या होगा, सीधे सीधे लिखा होगा फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स फॉर आर इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो आर और थीटा का एक रिलेशन गिवन है, पाथ गिवन है। अब तक आप सेंट्रल फोर्स एफसी से आर और थीटा का रिलेशन निकालते थे, अभी आर और थीटा के रिलेशन से फोर्स निकालना है। तो चलिए कैसे शुरू करते हैं, लिखेंगे गिवन, गिवन कर्व, जो भी गिवन है वो आर इज इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे। फिर क्या कहेंगे, रिप्लेसिंग आर इज इक्वल 1 अपॉन यू, तो आएगा 1 अपॉन यू इज इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे। टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, तो आएगा log 1 माइनस log u इज इक्वल log a प्लस log 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमने, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हाँ जी, करो इसका डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 0 माइनस 1 अपॉन यू डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल log a 0, इसका होगा 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा, बस इतना।
तो डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल यू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा। और इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, यू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, थोड़ा इजी बना लो इसे, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट, कॉस की एक पावर कट, 10 बचेगा। तो डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल यू टेन थीटा बाई 2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है, डी बाई डी थीटा इक्वल यू टेन थीटा बाई 2, फर्स्ट डेरिवेटिव यू टेन थीटा बाई 2। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो। हम्म डी बाई डी थीटा इक्वल यू टेन थीटा बाई 2। इतनी वैल्यू आ रही है डी बाई डी थीटा की, यू टेन थीटा बाई 2। सही। डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन, एक बार और डिफरेंशिएशन करो इसका, और उसमें डी यू बाई डी थीटा आएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना, और डी यू बाई डी थीटा आएगा तो उसमें फिर से इसकी वैल्यू रखना, यू टेन थीटा बाई 2। हाँ जी, लिखो डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन। क्या कहिएगा, डी टू यू अपॉन डी थीटा 2। तो यू को रोको, 10 का होगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का 1 बाई 2, प्लस 10 थीटा बाई 2 को रोको, और इसका होगा डी यू बाई डी थीटा। समझे आप क्या हुआ है? यू भी फंक्शन है, 10 भी फंक्शन है, तो यू को रोक के 10 का, 10 को रोक कर यू का, और फिर से डी बाई डी थीटा की वैल्यू यू 10 थीटा बाई 2 रख दो इसे। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देना, इसे 2 कह देना, और यहां पे लिखना यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट क्या, डी टू यू अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल यू बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 10 थीटा बाई 2 और यू 10 थीटा बाई 2, ऐसे। क्या कर सकते हैं, यू बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यू 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। सही। ये किसकी वैल्यू है, डी टू यू अपॉन डी थीटा 2 की। समझ में आ रहा है? अब इसी में u ऐड कर दो, लिखो एडिंग u ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। हमें यहां से असल में थीटा को रिप्लेस करना है धीरे धीरे, तो क्या आएगा, u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल u बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस u 10 स्क्वायर थीटा बाई 2
और जो आपने यू जोड़ा वो मैंने इधर लिख दिया। और फिर जरा ध्यान दो, इन सब में से यू कॉमन ले लो, सब में से। इसे क्या बनाओगे? एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तुरंत ये लिखना है इसको। जैसे ये बने, यू अपनी तरफ से जोड़ते ही एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। हाँ, लगभग। क्यों? क्योंकि एफ जो होता है वो एच स्क्वायर यू स्क्वायर यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा टू, ऐसे होता है। तो इसके बदले एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर रखिए। सब क्वेश्चन में ऐसे होगा। और इधर से आप यू कॉमन ले लो, तो जैसे आप यू कॉमन लेंगे तो बचेगा हाफ सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस वन। अब इसको क्या बनाना? सेक स्क्वायर थीटा बाई टू बनाना। एफ इज इक्वल एच स्क्वायर यू क्यूब हाफ सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। ऐसे करना, हाफ और फुल, वन एंड हाफ, 1.5 हो गया, मतलब 3/2। हंस रहे हो बेवकूफ? सुबह सुबह मजा आ गया, हाफ और फुल मिल गया है। एच स्क्वायर यू क्यूब, तो 3/2। दुष्ट प्राणी, सुबह सुबह ऐसी बात। 3/2 सेक स्क्वायर। कल तो कह रहा था भगवान से डरता हूँ। हाँ, देखो 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 कितना दुष्ट व्यक्ति है। ये कह रहा है भगवान भी सेवन करते हैं, मतलब अपना काम चलना चाहिए चाहे किसी के भी नाम से हो। तो 3/2 एच स्क्वायर यू क्यूब सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। तो एफ इज इक्वल 3/2 एच स्क्वायर यू क्यूब सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। आपको यहां से ना हम्म तो अब देखो, इसमें ये जो थीटा है ना, बस इसको रिप्लेस करना है। यू से हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/r क्यूब। कैसे ना कैसे करके सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, और जहां से भी आप निकाल सकते हैं उसको देखो। देखो, अगर आप इक्वेशन 1 को ही ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू। वहां से भी रिप्लेस करके यू में वैल्यू आ जाएगी, या फिर सीधा यहीं से निकाल सकते हैं आर में भी। इसी को ये जो गिवन आर है ना, इसी को अगर एक लाइन आगे बढ़ा के देखें तो क्या आएगा? 2a cos स्क्वायर थीटा बाई टू। और फिर यहां से इधर से देख लो, इसको अपॉन पे लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू 2a/r। 2a/r ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही कहानी? अगर आप गिवन क्वेश्चन से देखें तो यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर को 2 cos स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 हो जाएगा। अब यहां से हमें चाहिए सेक, तो सेक को इधर ले जाओ, आर को इधर ले जाओ, तो 1/cos का सेक बनेगा सेक स्क्वायर, और 2a/r। तो ये वाली वैल्यू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के किसी ना किसी पॉइंट से आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, यहां से आपको थीटा को रिप्लेस करना है बस। जैसे सेक स्क्वायर है, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो सब कुछ आर और यू में आ जाएगा। यू को तो चिंता नहीं है, 1/r क्यूब लिख देंगे, तो फंक्शन आर की टर्म में आ जाए। तो लिखेंगे यूजिंग sec square theta by 2 is equal to 2a/r। we get क्या मिलेगा? f f is equal
3/2 एच स्क्वायर यू क्यूब, 3/2 एच स्क्वायर यू क्यूब, और इसके बदले 2a/r ऐसे। ये f इज इक्वल 3h स्क्वायर यू क्यूब को 1/r क्यूब, 2 से 2 कट हो गया, a/r। f इज इक्वल 3a h स्क्वायर अपॉन r⁴। लेकिन उसमें ऐसे नहीं छोड़ना, बस जस्ट इसको ऐसे करके लिख देना, और करके f इज इक्वल म्यू अपॉन r⁴, वेयर म्यू इज इक्वल, क्या होगा म्यू इज इक्वल 3a h स्क्वायर, ये होगा, कांस्टेंट हो गए जस्ट, और करके f प्रोपोर्शनल 1/r4। ये है असली नियम। जैसे आपने देखा भी होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ ऐसा ही किया था, इनवर्सली डिस्टेंस का क्यूब या क्यूब ऑफ डिस्टेंस कुछ ऐसा लिखा था, तो वो यही था, ऐसी प्रकार का। तो ये फोर्थ पावर ऑफ डिस्टेंस है, रेडियस वेक्टर है, तो इसी को कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स of the central force. This is the required law of central force. क्या सीखा आपने इस सवाल में? कुछ भी नहीं। R इक्वल एफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा आगे की क्वेश्चन की डिमांड से देखें तो हमें सेक स्क्वायर की जरूरत पड़ी थी, अभी देख लेंगे उसको। सबसे पहला काम है R इक्वल 1/u, इसका पहले ही लॉग लेना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टार्ट पॉइंट है। अगर आपने लॉग नहीं लिया तो फिर 1/u वगैरह का डिफरेंशिएशन करोगे, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जैसे आप मर्जी करें। इसका यहाँ ये जो a वगैरह है ना, इसको सेपरेट करने के बाद आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इजीली डिफरेंशिएट करके du/d थीटा मिलेगा। डबल डिफरेंशिएशन करो तो d2u/d थीटा 2, कैसे ना कैसे करके उसमें du/d थीटा की वैल्यू रखने के बाद आपको एक रिलेशन निकालना है u का और थीटा का, जस्ट उसके तुरंत बाद इसमें u जोड़ दो दोनों साइड। क्यों जोड़ना है u? ताकि आपको f का फॉर्मूला h² u प्लस d2u/d थीटा 2, ये वाली वैल्यू f/h² रखने पर इजीली इसकी वैल्यू मिल सके, f/h²। अब सब जगह से u वगैरह कॉमन निकालने के बाद आपको थीटा को रिप्लेस करना है, चाहे तो u में करो या r में करो। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर ये सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, जो गिवन फंक्शन है, यहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, u में आ जाएगा। लास्ट में करना तो आपको u को r में ही कन्वर्ट है ना, ये जो कुछ भी है u, इसको r में लिख करके जो भी लास्ट में आंसर आएगा वो f का रिलेशन r के साथ बताना है, बस। समझ में आया? बोलो। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आएगा। हाँ, ऐसे ही, इसका कुछ कह नहीं सकते, बताया ना, वो क्वेश्चन पेपर को बैलेंस करके रखते हैं। कुछ क्वेश्चन इतने इजी देंगे ताकि बच्चा कर ले, कुछ इतने टफ देंगे, वो छूटना ही छूटना चाहिए हर बच्चे का। तो बहुत प्लानिंग से रहना है, उसके जाल में नहीं फंसना है। यस, तो ये 2019 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ बाबू, इसको देखो आप। सॉल्यूशन करो इसे। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स फॉर द ऑर्बिट r² = a² cos 2 थीटा, द पोल बीइंग द सेंटर ऑफ द फोर्स। ये फालतू की बात है, सीधा लिखो, गिवन कर्व, काम की बात पे ध्यान दो बस। r² = a² cos 2 थीटा, ऐसे।
आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। क्या काम करना है? पहला आर को यू पर कन्वर्ट करना है। लिखो रिप्लेसिंग आर इज इक्वल 1 बाई यू, रिप्लेसिंग आर इज इक्वल 1 अपॉन यू। तो क्या आएगा? 1 बाई यू स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। क्या बताया हमने आपको? टेकिंग लॉग तो ये होगा 1 अपॉन सॉरी लॉग 1 माइनस 2 लॉग यू। सही है क्या? 2 लॉग यू। इसे क्या लिखेंगे? 2 लॉग ए प्लस लॉग कॉस 2 थीटा। जानते हैं ना लॉग की प्रॉपर्टी को? सही। अब डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। log 1 का क्या होगा? 0 माइनस 2, पहले इसका 1 अपॉन यू, फिर क्या होगा? डी यू बाय डी थीटा इज इक्वल 2 लॉग ए 0, 1 अपॉन लॉग तो 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन 2 थीटा, और फिर क्या होगा? 2 थीटा का 1। सही है। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी ये ऐसे। तो क्या कहिएगा? डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल, यू को उधर पहुंचा दो, 10 टू 2 थीटा, 10 टू थीटा ऐसे। इसे कहना इक्वेशन 2, 1 2। डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन, फिर से क्या कहते हैं? डी टू यू अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल यू 10 को क्या कहिएगा? सेक स्क्वायर 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 और आएगा, प्लस अभी 10 को रोको, 10 2 थीटा, और इसको क्या लिखेंगे? डी यू बाई डी थीटा। इसमें डी यू बाई डी थीटा की जगह इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर दीजिए। करो। तो क्या होगा? डी टू यू अपॉन डी थीटा 2, तो 2 यू सेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस यू 10 इंटू 10, क्या कहेंगे? यू 10 स्क्वायर 2 थीटा। समझे कैसे हुआ? आप बताओ कैसे हुआ? बाबू ये है ना डी बाई डी थीटा, ये पूरा यू 10 थीटा है, एक 10 पहले से, तो 10 स्क्वायर हो गया। अब यू दोनों साइड प्लस कर दो, पॉजिटिव प्लस में, और देखो फिर क्या बनता है। हाँ जी, एडिंग यू ऑन बोथ साइड्स, एडिंग यू ऑन बोथ साइड्स, एडिंग यू ऑन बोथ साइड्स, यू प्लस डी टू बाई डी थीटा 2, देखिए क्या बनेगा? यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल 2 यू सेक स्क्वायर 2 थीटा, 2 यू सेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस यू 10 स्क्वायर 2 थीटा, यू 10 स्क्वायर 2 थीटा,
और प्लस यू, फिर यू कॉमन, इसे क्या लिखते हो आप, एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, सीधा। इधर से यू कॉमन ले लो, तो 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस 10 स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 1, ऐसे क्या बनेगा फिर ये 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल एच स्क्वायर यू क्यूब 2 सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या कहेंगे सेक स्क्वायर 2 थीटा, और 2 और 1 3, सही कहा भाई। एफ इज इक्वल एच स्क्वायर यू क्यूब, तो ये क्या होगा 3 सेक स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। फिर एक जो वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन के अंदर, आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू रखो, क्या है, सिंस आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो यहां से सेक 2 थीटा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वहां से निकल के आ जाएगा, उसे रख दो। तो एफ इज इक्वल 3 एच स्क्वायर 1 अपॉन आर क्यूब, और क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 2 का स्क्वायर। तो ठीक ठीक करके देख लो इसे क्या बन रहा है, 3 a4 h स्क्वायर, 3 a4 h स्क्वायर अपॉन आर की पावर 7, और f इज इक्वल म्यू अपॉन आर की पावर 7। देखो जरूरी नहीं है आप इसको म्यू लिखें, लेकिन अभी तक पूरे क्वेश्चन में पूरे चैप्टर के अंदर सब जगह म्यू लिखा होता है उसका, तो आप उसको म्यू लिख कर एक कांस्टेंट की तरह बता सकते हैं, वेयर म्यू इज इक्वल 3 a4 h स्क्वायर, 3 a4 h स्क्वायर, और करके क्या लिख सकते हैं लास्ट में कि f जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर की पावर 7 के। दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स, दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स। समझ में आया, दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स या लॉ ऑफ फोर्स, जो भी आप कहना चाहें। तो वर्किंग पैटर्न समझ में आया है क्या, कैसे लिख रहे हैं इसको, आर और थीटा का रिलेशन है, उसको यू में कन्वर्ट करना है। कारण क्या है, क्योंकि आपको उसमें से डबल डेरिवेटिव डी टू यू अपॉन डी थीटा 2 की वैल्यू चाहिए। जैसे डबल डेरिवेटिव मिलता है तुरंत आप उसमें क्या करते हैं, दोनों साइड में यू जोड़ देते हैं, और उसी से आपको क्या मिलता है, ये एफ की वैल्यू मिलती है। लास्ट में सबको आर में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 करो इसे ट्राई। आर की बार एन इक्वल ए टू द पावर एन कॉस एन थीटा, कॉस एन थीटा। सर एग्जाम में रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं नहीं बाबू, इसमें फोर्स एफ निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर,
तो वैसा उसको पहले से पता है कि सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला एफ जो है वो एच स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट में यू प्लस डी टी अपॉन डी थीटा 2 होता ही है। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन आपने देखा इसमें अभी ये वाला क्वेश्चन जो है ये 15 मार्क्स में पूछा गया है। देखो, तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला सवाल आया है तो देखो ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वहां स्क्वायर की जगह एन ही तो लिखा है, आर की पावर एन ए की पावर एन कॉस एन थीटा। तो हो सकता है फिर अगला नंबर इसका लगा दें वो। 15 मार्क्स में 12 स्क्वायर वाला है तो ये जनरल एन वाला है। वैसे भी आपको थोड़ा सा कनेक्शन ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ आर की पावर 2 है ना, एंगल में 2 है, यहाँ 2 है, तो इसका जो रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है 1 अपॉन आर की पावर 7। हाँ, तो फिर उसके हिसाब से इसका रिजल्ट निकाल के देखो क्या आ रहा है, करो। हाँ जी, बताओ कैसे करेंगे। गिवन पाथ या कर्व आर की पावर एन ए की पावर एन कॉस एन थीटा, ऐसे लिखा है। हाँ करो, आप ही तो कर रहे हो सारा। हम्म, आप करो, पूरा पूरी बुक कर दो, हम तो चाहते हैं पूरा पेपर कर दो। रिप्लेसिंग आर इज इक्वल 1/u, बस अपना सॉल्व करने लग जाए करो। 1 अपॉन यू की पावर एन ए की पावर एन कॉस एन थीटा, टेकिंग लॉग लॉग, तो log 1 माइनस एन लॉग यू इज इक्वल एन लॉग ए लॉग कॉस एन थीटा, ऐसे हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, लिखो डिफरेंशिएटिंग log 1 का 0 एन 1 अपॉन यू डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल, इसका फिर से 0 1 अपॉन कॉस एन थीटा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन एन थीटा, और एन थीटा का एन, ये और आएगा एन थीटा का एन, यहां माइनस से माइनस कट और एन से एन कट, माइनस से माइनस कट, तो डी यू बाई डी थीटा कितना आएगा फिर से इज इक्वल यू टेन एन थीटा, सही है, यू टेन एन थीटा। यू टेन एन थीटा, ठीक है क्या। अगेन डिफरेंशिएटिंग अगेन और डी टू यू अपॉन डी थीटा 2, यू को रोका सेक स्क्वायर एन थीटा इंटू एन प्लस 10 एन थीटा, इसका करेंगे तो डी यू बाई डी थीटा, और इसकी वैल्यू यहां से इसमें रखो डी यू बाई डी थीटा, तो क्या मिलेगा डी टू यू अपॉन डी थीटा 2, डी टू यू अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस 10 एन थीटा, और एक यहां पर है तो यू टेन स्क्वायर एन थीटा। उसकी नेक्स्ट लाइन क्या होती है
एडिंग यू ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ u जोड़ दीजिए। ठीक चल रहा है? तो क्या कहेंगे, u प्लस d2u अपॉन d थीटा 2 इज इक्वल क्या था, एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा, एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा, यू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस यू टेन स्क्वायर एन थीटा और फिर से यू, इन यहां से सब जगह से यू कॉमन लेना और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यू कॉमन लो तो एन सेक स्क्वायर एन थीटा और टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस 1, ऐसे सही है क्या? उसके बाद u तो n सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा एन थीटा, एन और छूट गया एन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एन प्लस वन, एन प्लस वन सेक स्क्वायर, अच्छा यू भी है, यू सेक स्क्वायर एन थीटा, और इसे क्या लिखते हैं आप, एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। सो एफ कितना होगा, एच स्क्वायर एन प्लस वन यू क्यूब और सेक स्क्वायर एन थीटा, कैसे रहेगा, और साइड में बताओ सेक स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर की पावर एन इक्वेशन 1 में दिया है, ए की पावर एन कॉस एन थीटा, इसे निकालो तो आर की पावर एन ए की पावर एन कॉस एन थीटा, इससे तो सेक कितना आएगा, 1 अपॉन कॉस का, ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन, ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन। चलो फिर यहां रखो, तो एफ इज इक्वल एच स्क्वायर एन प्लस वन, इसको लिखना 1 अपॉन आर क्यू, और ये क्या होगा, ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन, सही है। तो इज इक्वल, अच्छा स्क्वायर भी है, ठीक है, होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर है ना इसलिए, ठीक। तो क्या कहेंगे, ए स्क्वायर एच स्क्वायर एन प्लस वन टू एन, टू एन ए की पावर टू एन, ए की पावर टू एन एच स्क्वायर एन प्लस वन अपॉन आर की पावर कितना, टू एन प्लस थ्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, और करके एफ इज इक्वल म्यू अपॉन आर की पावर टू एन प्लस थ्री, सही है। वेयर म्यू इज इक्वल्स टू ए की पावर टू एन एच स्क्वायर एन प्लस वन, सही, एन प्लस वन, और करके एफ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर की पावर टू एन प्लस थ्री। तो एक बात बताओ, इस रूल के हिसाब से लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ठीक है क्या, हाँ चेक करो, दिस इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ फोर्स, आ रहा है कुछ समझ। तो अभी आप लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था टू, एन की जगह टू लिखा था, तो अगर आप इसमें एन की जगह टू रख देंगे तो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। हम्म, तो इसी में एक स्टार पॉइंट बना के लिख लो, स्टार पॉइंट।
फॉर n इज इक्वल टू 2, f क्या होगा 1/r² 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, f इज इक्वल 1 नहीं, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल, ऐसे प्रोपोर्शनल, ऐसे r⁴ 7। तो ये किसका आंसर था? दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से समझ लेना। इसमें r⁴n हो, सो फॉर r⁴n a⁴n cos n थीटा, तो इसके लिए f जो है वो 1/r⁴ कितना होगा 2n प्लस 3। अब अगर आपने इसमें n की वैल्यू 1 रख दी, n इक्वल 1 रखा, n की वैल्यू 1, तो बताओ f कितना आएगा? f प्रोपोर्शनल 1/2 प्लस 1 r⁵ 5। अगर n की वैल्यू 2 रखी तो f प्रोपोर्शनल 1/r⁴7। और 3 रखेंगे तो क्या होगा r⁵ f प्रोपोर्शनल 1/r⁹9। इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा r⁵। और फिर वो r की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि r ग्रेटर देन 1 होगा तो नीचे इंफिनिटी हो जाएगा, लेस देन 1 होगा तो 0 हो जाएगा, और नीचे इंफिनिटी होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 होगा नीचे तो फिर पूरा इंफिनिटी हो जाएगा। अब संभाल। कोई बात नहीं, ठीक, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको दोबारा सुन लेना। नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 करो, ये लो। इसे देखो बाबू, क्या लिखा है इसमें? करो इसका सॉल्यूशन। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल, सर्कल फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। इस सवाल में सब कुछ देव कर कुछ भी नहीं दिया। जिस बच्चे को सर्कल का इक्वेशन याद होगा, उसके लिए आसान होगा। तो एक दो बार मैंने बीच में आपको कराया होगा ही सर्कल का इक्वेशन। देखो, पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल r इज इक्वल क्या 2a cos थीटा। अगर वो ऐसे देता तो फिर तो आसान हो गया था आपके लिए, है ना? r इक्वल 2a cos थीटा। चलो अब इसको लिखो, करो फटाफट जल्दी। रिप्लेसिंग r इज इक्वल 1/u, तो 1/u इज इक्वल 2a cos थीटा, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, तो log 1 माइनस log u क्या होगा log 2a
प्लस लॉग कॉस थीटा, लॉग 2a प्लस लॉग कॉस थीटा। अब लॉग 1 कितना है 0, इसको लिखेंगे 1 अपॉन यू डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल, फिर से लॉग ए कितना 0, इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे। तो डी यू बाई डी थीटा, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल यू टेन थीटा, सही है क्या, यू टेन थीटा। यू टेन थीटा, यू टेन थीटा। यू टेन थीटा। Differentiating again, differentiating again, d to u upon d theta to u sec square theta tan theta d by d theta, ऐसे रहेगा, सही है क्या, u sec square tan theta d by d theta। और इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां से रख दो, करो, d to u upon d theta 2 is equal u sec square theta plus u tan square theta, ऐसे u tan square theta। अब क्या करते हैं, एडिंग u बोथ साइड, एडिंग u on both sides, adding u on both sides, दोनों तरफ u जोड़ दो, adding u on both sides। हाँ जी, एडिंग u on both sides, तो क्या बना था बाबू, u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा टू, ऐसे इज इक्वल, क्या आएगा लेफ्ट साइड में, u सेक स्क्वायर थीटा प्लस u टेन स्क्वायर थीटा प्लस u, तो u सेक स्क्वायर थीटा प्लस u टेन स्क्वायर थीटा प्लस u। उसके बाद क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं अब f अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, u कॉमन सेक स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये भी क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर को डबल कर देना, तो f इज इक्वल एच स्क्वायर यू क्यूब सेक स्क्वायर थीटा प्लस फिर से सेक स्क्वायर थीटा, और कितना होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, f इक्वल एच स्क्वायर यू क्यूब और 2 सेक स्क्वायर थीटा, सही है क्या। अब सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालो, कहां से मिलेगा, r की वैल्यू से, 2a cos थीटा, सिंस r इक्वल 2a cos थीटा, तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू निकालो, सेक 2 थीटा इक्वल 2a अपॉन 2 नहीं है, ठीक 2 नहीं है, थीटा है सिर्फ, तो सेक थीटा ही चाहिए 2a अपॉन r, उसको उठा के यहाँ छाप दो, तो f इज इक्वल एच स्क्वायर 1 अपॉन आर क्यूब और 2 क्या 2a अपॉन r, इसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, तो 8 a स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन r की पावर 3 यहाँ से 2 यहाँ से,
r की पावर 5, सही। फिर इसको म्यू बना के लिख सकते हैं, यस या नो। और f इज इक्वल म्यू अपॉन r टू द पावर 5, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू 8 a स्क्वायर h स्क्वायर, बस इतना ही, 8 a स्क्वायर h स्क्वायर, ऐसे। लास्ट में वो भी लिख दिया करो, f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r की पावर 5, और करके f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r टू द पावर 5, ऐसे करके तो ये भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ फोर्स, दिस इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ फोर्स। तो 4-5 सवाल में आपने क्या सीखा, एक r और थीटा का कर्व होगा, वहां से u निकालेंगे, u से डबल डेरिवेटिव d2u अपॉन d थीटा 2 निकालेंगे, दोनों साइड में u जोड़ना, वो बनेगा f का फॉर्मूला। एक्चुअली तो f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर बनता है, कैसे ना कैसे करके वहां से f और r का रिलेशन निकालो, यही कहलाता है लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त करते हैं, सेंट्रल फोर्स नाम का चैप्टर समाप्त करते हैं, और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। 5 मिनट का जरा अपने आप को शांत करने के लिए हल्ला काट लो, हल्ला। हल्ला काटते हैं, कैसे काटते हैं? बात करो, बात, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल एकदम से, क्योंकि कुछ नया शुरू करना है। शांत करने के लिए असल में ये वाली हौच पौच से अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालो, बातचीत कर लो, ठीक है। गप्पे मारो थोड़े से, फिर उसके बाद शुरू करता हूं मैं आज का कार्यक्रम, जो असल में आज हम पढ़ने आए हैं। हाँ जी मालिक, शुरू करें आज का काम। तो देखो, आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। 6 वाला अभी जो फिनिश किया हमने लास्ट, वो था सेंट्रल फोर्स। ये बहुत प्यारा चैप्टर है, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। जब कोई पार्टिकल किसी एयर में, जैसे एटमॉस्फेयर है, उसमें मूव करता है, तो उसके ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, नेट फोर्स हैं, उसकी गति किस प्रकार की होगी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ मूल मंत्र हैं, उसे लिखो। हाँ हाँ, लिखो, मूल मंत्र। पहला पहला मूल मंत्र ये है कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, रेजिस्टेंस उसके उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे हम इधर चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस पीछे की तरफ, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो मुंह पर लगने वाली जो एयर है, वो फड़फड़ सी जो आवाज आती है आपको, तो वो पीछे की तरफ काम करती है। आप आगे की तरफ गाड़ी से जा रहे हैं, वो एयर पीछे की तरफ काम कर रही है। अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो वो उसके रिवर्स काम करेगी। अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो रेजिस्टिंग फोर्स ऊपर काम करेगा। अगर आपने नीचे से ऊपर बॉल को फेंका है तो रेजिस्टिंग फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। तो मूल मंत्र यह है कि पार्टिकल जिस दिशा में, डायरेक्शन में मोशन करता है, रेजिस्टिंग फोर्स उसके उल्टी डायरेक्शन में काम करता है। लिखो, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन में रेजिस्टिंग फोर्स काम करेगा। ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स काम करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बॉल है और वो फॉलिंग है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो रेजिस्टिंग फोर्स किधर काम करेगा? ऊपर की तरफ। तो आर एफ रेजिस्टिंग फोर्स है, हाँ, रेजिस्टिंग फोर्स, इसको हम आर एफ कह सकते हैं शॉर्ट में। तो वो ऊपर की तरफ काम करेगा। या फिर एक और एग्जांपल के तौर पर,
अगर कोई बॉल है, ये मास है m, अगर ये मास m, ये बॉल ऊपर की तरफ आपने फेंका ऐसे, तो इसका रेजिस्टिंग फोर्स किधर काम करेगा? नीचे की तरफ, इसका RF काम करेगा। ये है इसका मतलब। एक फॉलिंग है, एक प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड अपवर्ड, प्रोजेक्ट करेंगे तो किसी वेलोसिटी से करेंगे, यहां गिरेगी, फॉलिंग करेगी तो फिर आराम से v वेलोसिटी 0 होगी, यहां से कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो केस हैं, एक तो फॉलिंग है, एक प्रोजेक्टेड है। इस चैप्टर के अंदर, in this chapter we will study two types of media, या मीडियम्स लिख लो, चलो, टू टाइप्स ऑफ मीडियम। फर्स्ट कि जो RF है वो प्रोपोर्शनल होगा v स्क्वायर के, और सेकंड है RF जो है वो प्रोपोर्शनल होगा v। ये दो टर्मिनोलॉजी आप इसमें पढ़ेंगे। RF मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, RF। तो अब इसके भी RF प्रोपोर्शनल v स्क्वायर के दो केस हुए, एक फॉलिंग एक प्रोजेक्टेड अपवर्ड, और इसके भी दो केस होंगे, एक फॉलिंग एक प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। तो इस तरह से 4 डेरिवेशंस हैं इसमें। कितने डेरिवेशन है? 4। एक तो फॉलिंग है, एक प्रोजेक्टेड है। इन दोनों केस का ये वाला मीडियम पढ़ेंगे, और फिर इन दोनों केस का ये वाला मीडियम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर इसमें पहला आएगा फॉलिंग, और फिर आएगा प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, ऐसे। इसमें फिर से एक आएगा फॉलिंग और एक आएगा प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। तो टोटल मिलाकर ये 4 डेरिवेशंस हैं, जिनमें से एक आएगा एग्जाम में, एक जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन इनमें से जरूर आएगा, इन 4 डेरिवेशंस में से। हाँ, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के रूप में आता है, कभी कभी किसी रूप में आएगा। और यही अगर चारों डेरिवेशंस आपने समझ लिए तो इसी के लेवल पर, इसी की लैंग्वेज पर क्वेश्चंस है, और फिर वो चैप्टर भी खत्म ही समझ लो। तो 4 डेरिवेशंस है, उनको समझ लो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से। है जी, ऑन एन एवरेज ये बुक 60 से 70 मार्क्स में आती है बाबू। ये है आपके लिए पहला डेरिवेशन। लैंग्वेज पढ़कर आपको एग्जाम में समझना है कि कौन सा टाइप है। पहले तो आपको समझना होगा मीडियम। हेलो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि मीडियम कैसा है, v स्क्वायर वाला है या v वाला है। फिर उसमें दूसरा केस समझना है कि फॉलिंग है या प्रोजेक्टेड अपवर्ड है, फॉलिंग है या प्रोजेक्टेड अपवर्ड है, और फिर उसके हिसाब से इनमें लॉजिक लगाना है कि अगर फॉलिंग होगा तो RF ऊपर की तरफ काम करेगा, अगर प्रोजेक्टेड अपवर्ड है तो RF नीचे की तरफ काम करेगा। हेलो, फिर से सुनो, इन 4 डेरिवेशंस में पहला काम होगा मीडियम का चेक करना, ये RF स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है या जस्ट वेलोसिटी है। लैंग्वेज में ये आएगा। तो इस फर्स्ट वाले डेरिवेशन में अब लैंग्वेज को पढ़िए आप, क्या लिखा है इसमें? अ पार्टिकल इज फॉलिंग, पहली बात तो फॉलिंग है, इन अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो क्या समझे आप? ये डेरिवेशन v स्क्वायर वाला है और फॉलिंग वाला है। कहानी समझ में आ रही है? v स्क्वायर का फॉलिंग है। तो जब फॉलिंग का केस होगा तो रेस्ट से होगा, और इसका रेजिस्टिंग फोर्स इस प्रकार है कि उसका v स्क्वायर ऊपर की तरफ काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही? नहीं आ रही?
तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए, अ पार्टिकल इज फॉलिंग इन अ मीडियम whose resistance varies as the square of the velocity, जिसका रेजिस्टेंस वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप की लैंग्वेज आपको लिखी जाएगी। आगे वो लिखेंगे डिस्कस द मोशन। इसकी मोशन को डिस्कस करना है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, कभी कुछ निकालना है, वो इस तरीके से आपको बात करेंगे। चलो नोट करो इसकी लैंग्वेज को। हाँ जी लिखो सॉल्यूशन। लेट अ पार्टिकल of mass m, let a particle of mass m is falling freely under gravity तो एक छोटा सा पार्टिकल बना देंगे ये, और ये फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इसमें इसका जो मास है वो mg नीचे की तरफ काम करेगा, प्लस इसकी जो रिएक्शन है रेजिस्टेंस वो ऊपर की तरफ काम करेगा RF, तो RF जो है वो प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के। इतनी बात समझ लो, RF प्रोपोर्शनल v स्क्वायर के। मोशन नीचे की तरफ है तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, ये मोशन है, ये मोशन है, और ये रेजिस्टिंग फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स। ये मास ऑफ द पार्टिकल है m। अब पार्टिकल तो एक्चुअली नीचे गिर रहा है ना, एयर का फ्रिक्शन भले ही ऊपर की तरफ काम करे, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो एयर भले ही उधर से हवा बहुत तेज लगे लेकिन चलते तो आप आगे रहते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी नीचे गिरेगी लगातार तो उसका जो ज्यादा फोर्स है, नेट फोर्स है, वो mg में से ये माइनस हो जाएगा RF। mg में से RF माइनस होगा तो वो नेट फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। बस ये इसकी लैंग्वेज में आपको समझना है, ठीक है। ग्रेविटी, ग्रेविटी इसके आगे कॉमा लगा के लिखो, सच दैट द रेजिस्टेंस या रेजिस्टिंग फोर्स RF प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ये गिवन है। एक केस ऐसा होगा जिसमें यहां v होगा, v की पावर 1, v स्क्वायर नहीं, v की पावर 1, RF प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, ऐसे। तो यहां बस एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, m के v स्क्वायर। यहां कॉफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या करना है, m के v स्क्वायर लिखना है, ठीक है, m के v स्क्वायर, m के v स्क्वायर। m के इज वेयर, वैसे तो k होता है लेकिन m क्यों लगा रहा हूं अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। m के बीइंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन सिंस पार्टिकल is falling freely under gravity, then central force या नेट फोर्स लिखना, सेंट्रल से अच्छा, वैसे तो सेंट्रल ही होगा, वो धरती की तरफ आ रहा है उसके सेंटर की तरफ, देन नेट फोर्स। फिर कभी आप सेंट्रल फोर्स पढ़े हो ना लास्ट टाइम, तो उसमें इसके फॉर्मूले यूज करना शुरू कर दो। नेट फोर्स कितना होगा, mg माइनस RF,
बस इस बात का ध्यान रखना है, mg माइनस rf, सही है, mg माइनस rf, सही है। अब जरा ध्यान दो इसको लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, इधर होगा mg और rf की वैल्यू है m के v स्क्वायर। बस अब मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूं कि क्यों हमने यहां पर ये m के माना, m के क्यों माना, ताकि इस सब से m m m कैंसिल हो सके। ये जो मास है ना उस पार्टिकल का, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी की तरह तो रहेगा तो उसके अंदर, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, वेलोसिटी का रिजल्ट है, डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट है, जो अभी डेरिवेशंस आने वाले हैं, उसमें मास को हम इनविजिबल दिखाएंगे यूनिट मास बना के। अदरवाइज यहां m रहता, ये कैंसिल नहीं होता, तब उस केस में m पूरे एक्सप्रेशन में चलता रहता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूं मैं? ये जो m है ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में चलता रहेगा अगर यहां m नहीं लिखेंगे आप, जस्ट k v स्क्वायर लिख देंगे। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, यहां से जो m कैंसिल हो सके इसीलिए पहले ही m k रख रहे हैं। और कैंसिल क्यों करना है, बड़ा सवाल ये है कि प्रोपोर्शनलिटी का आपको यहां से इक्वल एक कांस्टेंट लगाना था तो आप k लगा सकते थे, तो वहां अगर आप k लगाएंगे तो बाबू ये m चलता रहेगा ना आगे तक। अगर यहां रखा कैंसिल किया तो उससे असल में आप क्या कर रहे हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि आप मास को कंसीडर तो कर रहे हैं, लेकिन फिर वो यूनिट मास के लिए आपको फॉर्मूले निकालने, एक मास का, एक यूनिट मास का कितना वेलोसिटी होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या उसकी गति होगी, ये चीज निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि फॉर्मूले क्या है। फिर हम कितने भी मास का निकाल सकते हैं, यूनिट का प्राइस पता लग जाए आपको कि 1 किलो का कितना रेट है, फिर आप कितने ही किलो निकाल सकते हैं, क्विंटल निकाल सकते हैं, टन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहां से जो एक्सप्रेशन आप निकालने जा रहे हैं वो यूनिट मास के लिए निकाल रहे हैं। मान लो 1 kg है तो 1 किलो मिट्टी और 1 किलो सोना, 1 किलो डायमंड, 1 किलो यूरेनियम, सारी यूनिट 1 kg है, लेकिन उनके प्राइसेस में देखो कितना डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रही है? तो वहां सिर्फ आप मास को इनविजिबल करके ये करना चाहते हैं कि यूनिट आपकी इनविजिबल रहे मास के टर्म में, इसलिए आपको यहां से m के कांस्टेंट लगाना है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये जो m को यूनिट करना है ना, तो आप असल में उसको m को 1 करने का मतलब एक यूनिट बना रहे हैं आप उसका, वो रहेगा 1 यूनिट का प्राइस या वैल्यू, लेकिन आप उसकी कितनी भी यूनिट को निकाल सकते हैं। इसी कारण आपने यहां m के माना, ना कि k। समझ में आ रहा है? अगर k ही मानोगे तो फिर आपको ये लिखना है फॉर यूनिट मास m इक्वल टू 1। जैसे लास्ट चैप्टर सेंट्रल फोर्स में आपने पढ़ा था ना, उसमें एक्सेलरेशन देते थे तो उसी को आप फोर्स मान लेते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यूनिट मास पर कितना फोर्स लगेगा। तो चलो अब इसको आगे बढ़ाओ, तो लिखो एक्सेलरेशन इक्वल g माइनस k स्मॉल v स्क्वायर। अब ये वाला एक जनरल एक्सप्रेशन है इस केस के लिए, नोट करो इसे, एक्सेलरेशन इक्वल g माइनस k v स्क्वायर, g माइनस k v स्क्वायर। पहुंच गए यहां तक? अब आपको यहां इसकी स्टार्टिंग समझ लेनी है। सभी डेरिवेशंस की स्टार्टिंग ऐसी होगी। अगर ये फॉलिंग फ्रीली है तो mg माइनस आर है, अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो पार्टिकल का mg फिर भी नीचे की तरफ काम करेगा। पार्टिकल की मोशन ऊपर की तरफ है तो रेजिस्टिंग फोर्स नीचे की तरफ आएगा, तो फिर mg प्लस आर है। डायरेक्शन दोनों की देखो, यहां अपोजिट है तो माइनस हो रहा है, नेट फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा क्योंकि पार्टिकल गिर रहा है फ्रीली। और जब इन दोनों की दिशा एक तरफ हो जाएगी, अगले वाले केस में देखेंगे, तो mg प्लस आर है। जहां एक डायरेक्शन है वहां प्लस होगा, जहां अपोजिट है वहां माइनस होगा। कब की बात चल रही वो देखेंगे तब। बस ध्यान ये रखना है कि यहां आपको एक बात पर ध्यान रखना है कि उसका mg नीचे की तरफ रहेगा हमेशा, और अगले केस में देखेंगे तो mg नीचे की तरफ रहेगा वेट, और rf उसका नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है।
तो फिर mg प्लस rf। तो यहां कुल मिला के बात इतनी है कि आपने mg में जो rf की वैल्यू है वो m के क्यों रखनी है, ताकि m से m कट हो सके। और उसके बाद आपको 3 रिलेशन निकालने हैं मोस्टली। एक तो आपने x और v का, एक x और t का, एक v और t का। चलो नोट करो। पहला लिखो नंबर 1, रिलेशन बिटवीन v एंड x। रिलेशन बिटवीन v एंड x, ये पहला रिलेशन आपको निकालना है। रिलेशन बिटवीन v एंड x, एक एक करके देखते हैं, उलझना मत उसमें, सब आएगा धीरे धीरे। x और v का। तो पहले तो आप लिखेंगे फ्रॉम एक्सलरेशन इक्वल, क्या है बोलो, g माइनस के स्मॉल v स्क्वायर। और एक्सलरेशन इक्वल g कॉमन ले लो, 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन g, के v स्क्वायर अपॉन g। अब इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको नोट करो इधर साइड में। लिखो टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V। ये सुना है कभी आपने टर्मिनल वेलोसिटी? इस शब्द को सुना होगा जरूर, नहीं सुना? जरूर सुना होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। फिजिक्स में 12th क्लास में एक चैप्टर है सरफेस टेंशन। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक बाल्टी होती है, उसके अंदर पानी भरा होता है ऐसे ऐसे, और उसमें क्या होता है कि एक छोटी सी गोली को आप उसके अंदर डालते हैं। ये पानी भरा है ऐसे करके, तो उसके अंदर एक छोटी सी गोली आप डालते हैं ऐसे करके v वेलोसिटी से, फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर जाती रहती है, और एक स्थिति ऐसी आती है अब वो इतनी वेलोसिटी से आराम से गिर रही है नीचे अपने ही वेट से। आपकी गिवन वेलोसिटी यहाँ पर जो भी थी, अब वो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाती है उसकी 0, लेकिन फिर भी वो नीचे जाती रहती है। तो उस वेलोसिटी को जहां पर आपकी गति में चेंज, जिसको कहते हैं गति में चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो चुका होता है, जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाए, और उसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन। क्या नाम है? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। जैसे धीरे धीरे ये वेलोसिटी, सुनो इधर, ये पार्टिकल की वेलोसिटी इसके अंदर धीरे धीरे कम होती रहेगी ना, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो बिल्कुल शांत हो जाएगी और फिर भी धीरे धीरे मेंटेन करके अपने आप चलती रहेगी। तो उस वाली वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां पर एक लैंग्वेज लिखो, द वेलोसिटी एट विच रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहते हैं एक्सेलरेशन का उल्टा। यानी एक्सेलरेशन, रिवर्स एक्सेलरेशन होता है, बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो। द वेलोसिटी एट विच रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V, टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V। सही है? टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V। बात समझ में आई? तो इसके लिए क्या करना है यहाँ, इसको, तो यहां से इधर देखो कि अगर हम लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन को 0 कर देंगे यहां, तो क्या आएगा, g 1 माइनस के कैपिटल V स्क्वायर अपॉन स्मॉल g। ये वाला v स्मॉल v कैपिटल V हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए
तो यहां इसकी वैल्यू के कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन जी, ऐसे करो इसे। हाँ, तो वी स्क्वायर कितना रहे, जी बाई के। तो यहां से हमें मिलेगा कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के। बंद करो इसे, काम की चीज है। कैपिटल वी स्क्वायर इक्वल जी बाई के। और इन जनरल ध्यान देना, अब इन जनरल क्या v की पावर n इज इक्वल जी बाई के लिखते हैं। इसे याद रखना। दोबारा दोबारा डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। v की पावर n को g बाई के रखना है। क्या रखना है, g बाई के। तो जैसे कभी कैपिटल v की पावर 1 होगी, v की पावर 2 होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, g बाई के को। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बात को। कहने का मतलब यह है कि यहां जितनी वेलोसिटी स्मॉल v की होगी, v की जितनी पावर होगी, तो इस k बाई जी को उसी पावर से रिप्लेस कर देना। स्टार पॉइंट समझो, स्टार पॉइंट। v की जितनी पावर्स हैं, जैसे यहां 2 हैं, यहां 2, तो g बाई के, जी बाई के को v की सेम पावर, सेम पावर यानी v स्क्वायर से रिप्लेस करना है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बताओ, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? तो एक्सेलरेशन g 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन जी। तो यहां से आपने क्या लिखा कि g बाई के की वैल्यू v की पावर 2 आ रही है। तो असल में ये डेरिवेशन आपका सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि v स्क्वायर की वैल्यू ये g बाई के है, तो कैपिटल v स्क्वायर इसके अपॉन पे आ जाएगा। तो यहां एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल g टाइम्स 1 माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। ये है बस लॉजिक, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो नहीं कहा किसी को? इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बात को समझ लो जरा ध्यान से। इन सभी डेरिवेशंस में ये जो है ना k बाई जी इसके साथ में आएगा। तो सुनो, ये डेरिवेशन मैंने एक बार करा दिया आपको, ये कि वी स्क्वायर जी बाई के है। दोबारा भी कभी होगा तो वी की पावर जी बाई के हो, लेकिन इन जनरल याद रखना उसको कि जी बाई के को वी की उतनी पावर से रिप्लेस कर देना जितना स्मॉल वी की पावर से। यानी सीधी बात क्या है कि वी स्क्वायर है तो k कांस्टेंट, g कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे। मजे की बात क्या है कि ये वाली जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना, ये भी कांस्टेंट हो जाती है। कुछ कहानी समझ में आ रही है? फिजिकली कनेक्ट करना है आपको उसको कि g कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो ये कैपिटल V भी एक कांस्टेंट है, लेकिन इसको उतनी पावर्स में आप बना करके रखिए जितनी पावर्स स्मॉल v की है। स्मॉल v वेरिएबल है, कैपिटल V कांस्टेंट है। अब उतनी पावर्स में क्यों कर रहे हैं, पूछो पूछो, जल्दी पूछो क्यों कर रहे हैं। देखो बाबू ध्यान से सुनना, कभी अगर हमें इंटीग्रेशन करना पड़े और उसमें एक्स स्क्वायर हो, तो हम चाहते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा जाए, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाए 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फटाफट से तोता बुद्धि तुरंत पहचान ले उसको कि साइन इनवर्स लिखा है ऐसे, उसको रूट वगैरह लगाना ना पड़े। समझ में आ रहा है? इसलिए किया जा रहा है। कभी इसका वगैरह, इसका लॉग वगैरह लेंगे, कुछ लेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन करने में हमें आसानी पड़े। करने को आप इसे कुछ भी लिख सकते हो, इस पूरे को सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सी माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप सोचोगे रूट सी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो फालतू की चीज है, तो वो टेंशन ना आए आगे। उसके लिए कैपिटल वी एक कांस्टेंट की तरह है, और उस कैपिटल वी को आप यहां रखेंगे उतनी ही पावर्स में जितना छोटा वाला वी है। कारण समझ में आया क्या? हम्म ये सारी चीजें जो थोड़ी सी टिपिकल लगती है ना, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि आप इसका इंटीग्रेशन करते हुए रूट में कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अगर कहीं आ गया, तो उसको सीधा क्या लिख देना, साइन इनवर्स लिख देना।
सही है क्या? या कहीं मान लीजिए ऐसा लिखा आ गया 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर और ये ए है, तो हम चाहेंगे कि कांस्टेंट ए है तो ए स्क्वायर लिखा जाए, फिर हम इसको कुछ सोच लेंगे। आ रहे समझ? लॉग का कुछ फॉर्मूला बना लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ v, कैपिटल V कांस्टेंट है, उसकी उतनी ही पावर्स जी बाई के से जब रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए, होमोजीनियस बना रहे। क्या रहे? होमोजीनियस। अब ये इक्वेशन 1 तैयार है। अब देखो यहां पर आपको दो बातें मैं लिखवा देता हूं, यहीं पे लिख लेना। देखो एक्सेलरेशन ना ये होता है v स्मॉल वाला v dv बाई डी एक्स होता है एक तो, और दूसरा ये होता है dv बाई dt। अगर आपको v और x का रिलेशन निकालना है तो ये लगाना v dv बाई dx। अगर आपको v और t का रिलेशन निकालना है तो v और t का निकालना। सही है? v dv बाई dx और ये dv बाई dt। चलो फिर देखो आगे, तो क्या कहेंगे? v dv बाई dx इज इक्वल v dv बाई dx इज इक्वल g टाइम्स 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई? ये वाला रिलेशन हमने क्यों रखा? क्योंकि हमें चाहिए v और x का रिलेशन। इसका सेकंड पार्ट है v और t का रिलेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? dv बाई dt रख देंगे इसी इक्वेशन 1 में, और यहां से कार्यक्रम स्टार्ट करना है v के रिस्पेक्ट पर इसका इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। चलो शुरू हो जाओ। हाँ जी, क्या लिखेंगे? v dv अपॉन dx इज इक्वल कैपिटल G अपॉन v स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट, और देखो क्या बनेगा। x बताएं क्या है? मान लीजिए ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे चलते चलते किसी जगह पर इसकी लोकेशन जहां भी होगी इस पार्टिकल की, इसकी इस पार्टिकल की लोकेशन कहीं भी है रास्ते में ये, तो इसको इनिशियली जितना डिस्टेंस यहां से इसने नापा उसे x कहेंगे। ये वाला डिस्टेंस x है, लिख लो इसे भी, ये x है m मास का, और कहीं ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ठीक है, क्या है ये? ग्राउंड। ये ग्राउंड है, m मास कहीं एट एनी टाइम, ये इसकी पोजीशन है एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। तो x जो है ये वाला डिस्टेंस है, ये x है, जहां इनिशियली यहां से यहां तक वो गिरेगा, और फ्रीली है तो इसका मतलब यहाँ v की वैल्यू 0 रखेंगे इनिशियली, फॉलिंग फ्रीली, और इनिशियल रहेगा तो x की वैल्यू भी 0 कर देंगे। चलो, तो कहां पहुंच गए? v dv बाई dx g बाई वी स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। इसके वेरिएबल सेपरेट करो, करो इसके वेरिएबल सेपरेट। v dv अपॉन ये ब्रैकेट आ जाएगा g बाई वी स्क्वायर, इधर पहुंचा इसका dx, पहुंचाओ। और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? v dv अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल g अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप सोचो क्या करना है। v dv अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, ऐसे सही है? कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? g बाई वी स्क्वायर डी एक्स।
जी बाई वी स्क्वायर और डी एक्स, ये रहेगा ऐसे, सही है। वी डी वी बाई डी एक्स जी बाई वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। करो इसका इंटीग्रेशन अब। इंटीग्रेशन करने के लिए ध्यान दो, इसका स्मॉल वी स्क्वायर को अगर टी मानेंगे तो माइनस टू वी डीवी आएगा। तो क्या करना नेक्स्ट लाइन में, हाँ, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लो। चलो दोबारा लिख देता हूँ, वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल जी बाई कैपिटल वी स्क्वायर, और ये क्या रहेगा डी एक्स। तो क्या होगा -2 और -2, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अब 1/t की तरह काम करेगा, और 1/t का क्या होगा लॉग लॉग कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, इधर आएगा 2g x अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर और प्लस एक कांस्टेंट c1, प्लस एक कांस्टेंट c1, ठीक है क्या? बोलो, वी डी वी बाई डी एक्स जी बाई वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। इसका जैसे हमने वेरिएशन सेपरेट किए तो -2 की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि वी स्क्वायर को टी मानेगी तो ये सब dt बन जाए। उसके बाद इनिशियली लिखेंगे, इनिशियली जब x की वैल्यू 0 होगी और फ्रीली फॉल कर रहा है तो v कितना होगा 0 होगा। अब इसमें रख के देखो, तो log कैपिटल वी स्क्वायर -0 इज इक्वल, ये पूरा 0 होगा और एक कांस्टेंट c1, तो c1 की वैल्यू कितनी आएगी log वी स्क्वायर, c1 की वैल्यू log वी स्क्वायर। टू होगी, वन माना किसी को, ठीक है, तो सेकंड कह दो इसे, पुट इन सेकंड, तो क्या होगा log कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल -2gx अपॉन वी स्क्वायर और माइनस का प्लस होगा log कैपिटल वी स्क्वायर, ठीक है। करो इसे, log वाले एक तरफ कर लो, log वाले वन साइड, log वाले वन साइड, log वाले वन साइड, तो क्या करेंगे log कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर माइनस log वी स्क्वायर इज इक्वल -2gx अपॉन वी, ऐसे। फिर इसका log की प्रॉपर्टी लगाओ, कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल -2gx अपॉन वी, तो कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल e टू द पावर -2gx अपॉन वी, यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे सही है। आपको यहां से निकालना है स्मॉल वी, तो कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल कैपिटल वी स्क्वायर e टू द पावर -2gx अपॉन वी स्क्वायर, तो स्मॉल वी निकालो मालिक, स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल कैपिटल वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर ए की पावर -2gx अपॉन वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल कैपिटल वी स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर -2gx अपॉन वी स्क्वायर।
ऐसे सही है। वी स्क्वायर इक्वल कैपिटल वी स्क्वायर 1 माइनस इंटू द पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर। तो ये किसका रिलेशन है? दिस इज द स्मॉल v कॉमा x, माइनस नहीं है, डैश है, v डैश x, रिलेशन फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल, relation for a particle falling freely, falling freely in a medium RF proportional V square। ठीक है, RF proportional V square। ओके, नोट ओके। तो इसको आप इक्वेशन क्या कह दो, 3 कह दो, 1 2 3 काम आएगी अभी 1 2 3। तो यहां पर एक चीज पर आपको ध्यान देना है कि अगर हमने एक्सेलरेशन में v और x का रिलेशन निकालना है तो v dv बाई dx रखना, उसे क्या रखेंगे, v dv बाई dx। और अभी हम इसका रिलेशन निकालने v और t का, किसका, v और t का। तो चलो अब दूसरा हेडिंग लिखो, v और t का रिलेशन लिखो, रिलेशन बिटवीन v एंड t, बिटवीन v एंड t, रिलेशन बिटवीन v एंड t, v और t का रिलेशन। तो वापस से इक्वेशन कौन सी, 1, इक्वेशन 1 लिखी है हमारे पास, कहाँ है ये, एक्सेलरेशन इक्वल g 1 माइनस कैपिटल v स्क्वायर अपॉन स्मॉल v स्क्वायर। तो इसमें एक्सेलरेशन को क्या रखेंगे, dv अपॉन dt। चलो लिखो, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, बोलो क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल g बाय कैपिटल v स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपॉन कैपिटल v स्क्वायर। ऐसे तो क्या लिख सकते हैं इसे, dv अपॉन dt, ये स्मॉल v है, इज इक्वल g अपॉन v स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन कैपिटल v स्क्वायर। जी अपॉन वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। फिर से इसका, ठीक है, क्या जी है ना, सिर्फ जी अपॉन वी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे जी है, सिर्फ जी। तो क्या लिखें, dv अपॉन dt इज इक्वल जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। ऐसे तो dv अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल जी अपॉन कैपिटल वी इंटू डी टी। ऐसे अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, देखो कैसे बनेगा इंटीग्रेशन में, हाँ जी, देखो अब इसमें क्या किया जा सकता है, 1 माइनस वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। एक बात बताओ, इसमें कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल, राइट। तो इसमें कैपिटल वी कांस्टेंट है। एक छोटी सी बात जरा साइड में नोट करना, देखो क्या होता है, ये नीचे लिख देता हूं, ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, प्लस बताओ पहले,
क्या होता है? tan इनवर्स x अपॉन ए। एक तो वो फॉर्मूला भी है लॉग वाला, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स में लिखना चाहते हैं तो ये सीधा होता है tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक वो लॉग वाला भी होता है 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, जो भी रहता है वो उससे करके भी आ सकता है, लेकिन इसमें सीधा 10 का ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना तो क्या होगा देखो ये। क्या होगा? 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 10 हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर और t एक कांस्टेंट C2। सही है? कितनी इक्वेशन हो चुकी है अब तक? 3। तो अब इसे कर देंगे 4। 10 में हाँ सही है, तो इसको कैपिटल V कर दो, कैपिटल V 1/a। तो यहाँ पे 1/a भी लिखना बाबू, ये छोड़ गया है 1/a 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 1/a। तो a का काम करेगा कैपिटल V, तो 1/a tan हाइपरबोलिक इनवर्स V अपॉन कैपिटल V GT अपॉन V स्क्वायर प्लस C2। ठीक है ऐसे। C2 कितनी इक्वेशन होगी? 4। अब वापस से C2 निकालने के लिए फ्रीली फॉल V को जीरो करना पड़ेगा, T को जीरो करना पड़ेगा, टाइम इनिशियली जीरो। तो लिखो इनिशियली V बराबर 0, T बराबर 0, V0 T0। तो क्या आएगा? 1 अपॉन कैपिटल V tan हाइपरबोलिक इनवर्स 0 इज इक्वल 0 प्लस C2। तो कुल मिला के यहां से C2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी, तो C2 0 आ जाएगा। पुट इन 4, पुट इन 4। तो क्या आएगा? 1 अपॉन V tan हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V और इज इक्वल GT अपॉन V स्क्वायर। ऐसे C2 0, T2 0। यहां से आपको फिर से स्मॉल v निकालना है, तो 10 हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इधर, तो GT अपॉन कैपिटल V ऐसे। तो स्मॉल v इज इक्वल कैपिटल V। चलो एक एक लाइन समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V क्या कहेंगे? tan हाइपरबोलिक GT अपॉन V, या स्मॉल v इज इक्वल कैपिटल V tan हाइपरबोलिक GT अपॉन V। अभी किसके बीच में रिलेशन है? V और T के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन V and T for a medium RF प्रोपोर्शनल V स्क्वायर। इस मीडियम के लिए तीसरा आपसे एक रिलेशन मांगेंगे, वो V X और T का, X और T का। जरूरी नहीं सब में निकालना हो, इतना निकाल के भी आप काम फिनिश कर सकते हैं, लेकिन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। बस वो इतना कहेंगे कि डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल falling freely under gravity in a medium in which resisting force varies square of velocity या just velocity, ऐसा पूछेंगे। हाँ अब बताओ क्या करना है। या देखो ये v स्क्वायर है,
कैपिटल बी स्क्वायर 1 माइनस 2gx, ये x वाला रिलेशन है, ये बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन 5 कहते हैं इसे, 5। तो इस 5 की वैल्यू 3 में रख दो, 5 की वैल्यू 3 में, देखो फिर क्या बन सकता है स्क्वायर करके। तो अब तीसरा हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन x एंड t, रिलेशन बिटवीन x and t, relation between x and t, relation between x and t, x and t। ये v का रिलेशन इक्वेशन 5 से उठाकर 4 में रखो, लिखो पुट स्मॉल v, या ऐसे लिख दो सीधा, यूजिंग इक्वेशन 5, यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, 3 क्या लिखा है वहां, v स्क्वायर, और उसकी जगह ये है v tan हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो कैपिटल v स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन कैपिटल v इज इक्वल, समझ में आ रहा है कुछ, ये वैल्यू है ना v, ये वाली वैल्यू v tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v, इसको कहाँ रख रहे हैं, यहाँ कैपिटल v स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर 2gx अपॉन v स्क्वायर, तो लिखो इसे कैपिटल v स्क्वायर, बोलो क्या आएगी, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2gx अपॉन कैपिटल v स्क्वायर, ऐसे। अब यहां से इसे सॉल्व करना है बाबू, ये v स्क्वायर से v स्क्वायर कट, ऐसे, और फिर इधर क्या आएगा, e टू द पावर माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन v, सही है, gt अपॉन v, gt अपॉन v। हाँ, अब ध्यान दो इस पर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, नहीं पता, लिख देता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है, सही है। तो अब इसको सेक हाइपरबोलिक बना दो बाबू, क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल क्या, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन v अपॉन v, ऐसे, सही है। बस, और कुछ क्या करें इसका, चलो और भी थोड़ा ठीक करें तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, e टू द पावर 2gx अपॉन v स्क्वायर, और इसको लिख देना cos हाइपरबोलिक gt अपॉन v, समझे कुछ क्या हुआ, ये 1 अपॉन हुआ, ये भी 1 अपॉन हुआ, और 1 अपॉन सेक को cos हाइपरबोलिक लिख सकते हैं, क्या समझ में आया, 1 अपॉन ई का माइनस ऊपर पहुंचा है, ई हो गया, 1 अपॉन सेक का cos हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं, तो 2gx v स्क्वायर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन v हो जाएगा। चलो अब इसका लॉग और ले लो, लॉग, टेकिंग लॉग,
टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग क्या आएगा, 2gx अपॉन वी स्क्वायर इक्वल कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जीटी अपॉन वी। सही है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जीटी अपॉन वी। तो क्या करिएगा, 2gx अपॉन वी स्क्वायर, ये लॉग ई हो जाएगा 1, समझ जाओगे आप, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसे क्या लिखेंगे 2 लॉग कॉस हाइपरबोलिक जीटी अपॉन वी, और 2gx अपॉन वी स्क्वायर होता है, हाँ ये हो जाएगा 2 लॉग कॉस हाइपरबोलिक जीटी अपॉन वी, या x इज इक्वल क्या, वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग कॉस हाइपरबोलिक जीटी अपॉन वी। तो ये डेरिवेशन हुआ इस तरह से, किसका, x और t का। दिस इज द x and t relation for a medium in which RF proportional V square। तो 3 रिलेशन कभी कभी निकालने के लिए आते हैं, समटाइम्स ये तीसरा रिलेशन थोड़ा टफ होता है तो कभी कभी इसे छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये पहले वाले डेरिवेशन में मैंने आपको तीनों निकलवाए। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है। तो ये आज का डेरिवेशन एक बार फिर से देख लो, इसे थोड़ा रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। इसमें 2 केस होंगे, फॉलिंग फ्रीली, प्रोजेक्टेड अपवर्ड, और इसके बाद फिर मीडियम 2 टाइप के होंगे जिसमें RF प्रोपोर्शनल V स्क्वायर, RF प्रोपोर्शनल V। तो आज हमने फॉलिंग का RF प्रोपोर्शनल V स्क्वायर वाला किया। तो इसमें लैंग्वेज में साफ साफ लिखा होगा कि फॉलिंग है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, कौन होगा, रेजिस्टेंस। तो इसको फॉलिंग करना, x क्या होता है, किसी भी टाइम पर इसका डिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इसका उल्टा होगा। एक बात इसमें ध्यान रखनी है, एम के क्यों लिखा, ताकि इसका एम कैंसिल हो सके, वो इनइफेक्टिव नजर आए। अगर यहाँ के ही मानेंगे तो एम नहीं कैंसिल होगा, फिर आपको यूनिट मास करके लिखना पड़ेगा, तो फिर भी एम को गायब करना है। असली बात है एक्सेलरेशन इक्वल जी माइनस के वी स्क्वायर, वो यूनिट मास पर काम करने वाला एक्सेलरेशन है। उसके बाद इसमें एक टर्म ये आपको ध्यान रखनी है कि वी की पावर एन जी बाई के है। क्या है, वी की पावर एन जी बाई के, यानी कभी जी बाई के को रिप्लेस करना पड़े तो वी की उतनी पावर लगा देना जितना स्मॉल वी की पावर है। थोड़ा सा मैंने डिफाइन करने की कोशिश की थी एक्सेलरेशन को, टर्मिनल वेलोसिटी जहां पर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन 0 हो। तो ये जो हमने एक्सेलरेशन जी कॉमन लेने के बाद बनाया, इसको हमने 0 करने के बाद यहां से वी स्क्वायर जी बाई के निकल के आया। हर एक क्वेश्चन में दिखा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आगे से अगर मैंने लिखा सीधा कि जी बाई के को सेम पावर्स वाला जैसे स्मॉल वी की पावर है, यानी स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर लिखूं। अगर यहाँ वी की पावर 3 होगा तो अपॉन कैपिटल वी 3 होगा। वो इस कारण लिखते हैं ताकि इसका इंटीग्रेशन करते हुए कैपिटल वी अल्टीमेटली है तो कांस्टेंट ही ना, समझ में आ रहा है, ये कांस्टेंट है। तो वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी 1 माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर, और वी डी वी बाई डी एक्स जी बाई वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर, ऐसे। और अब इसमें 2 रिलेशन है v और x के, v और t के। फिर बाद में इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके एक दूसरे में x और t का भी निकालते हैं। तो पहला जो रिलेशन है उसी के हिसाब से हमने इसको आगे बढ़ाया कि यहां इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले लॉग में आएगा, इनिशियली x 0, डिस्प्लेसमेंट 0, फॉलिंग फ्रीली, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये करने के बाद c1 की वैल्यू निकल के आ जाती है। उसके बाद ये v और x का रिलेशन है। उसके बाद क्या किया कि आपको v और t का रिलेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt रखा। क्या रखा, dv अपॉन dt। फिर इसको इंटीग्रेट किया, तो यहां पर भी एक ट्विस्ट है, जैसे 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर है, इसमें आप वो लॉग का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा।
इसलिए 1/a² प्लस x² को आप जानते हैं 1/a tan इनवर्स x/a, माइनस वाला होगा तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स होगा। और इसकी वैल्यू यहां रखने के बाद फिर वापस इनिशियली कंडीशन वगैरह रखने के बाद C2 0 होगा और एक रिलेशन V और T का नजर आएगा। इस V को उठाकर इक्वेशन 3 जो इससे पहले वाले रिलेशन में निकाली इसमें रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करके इक्वल करके फिर से वापस एक और हाइपरबोलिक का इस्तेमाल किया गया 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर है। याद कैसे रखना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा से रखना है जो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हाइपरबोलिक में निशान उल्टा हो जाता है, बस प्लस की जगह माइनस। दोनों को ठीक ठाक किया, थोड़ा सा लॉग वगैरह लिया, ये आ गया। तो इस तरीके से पूरा डेरिवेशन आपको करना है, 15 मार्क्स में आता है एग्जाम के अंदर। ओके, इतना ही करते हैं आज और इसे बहुत अच्छे से पढ़ के आइए क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो डेरिवेशंस हैं वो इसी की बुनियाद पर रखे जाएंगे। आज के लिए काफी है।